थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेसिकली तीनों टाइप की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती स्प्रिंग के अंदर जो है, क्योंकि वो स्टोर्ड एनर्जी होती है। और मैकेनिकल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी, ये ऑब्वियसली एडिशन है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, तो ये नेगेटिव हो भी सकता है। किसी को कोई दिक्कत? तो अब क्योंकि हम हर तरह का वर्क निकालना सीख गए हैं और हर तरह का एनर्जी समझ गए हैं, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। मतलब क्या है इसका? तो मतलब बड़ा ही सिंपल सा है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, स्टेटमेंट में आपको भी लिखा दूंगा, पर पहले हम मतलब समझ लेते हैं। सोच के देखो कि हमारे पास एक पार्टिकल है ना। अब इसके एनर्जी की अगर बात की जाए तो इसकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, मान लेते हैं के। अब वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात समझे? टोटल काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो सकता है वो सिर्फ वर्क की वजह से ही हो सकता है। ये बात सही है या गलत है बताओ, सोच के बताओ। हाँ सही क्या होगा। बोला, रिपीट कर सकते बिल्कुल, क्योंकि वर्क ही एक तरीका है जिससे कि आप एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हो। आप वर्क करोगे तो आपकी एनर्जी कम होगी, तो सामने वाले सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो स्टेटमेंट अगर लिखा जाए तो सिंपल स्टेटमेंट, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ सिस्टम is equal to change in its kinetic energy। तो सिस्टम तो कौन चूज करता है? हम चूज करते हैं कि नहीं करते? बोलो। यस सर। तो क्या ये थ्योरम फ्रेम डिपेंडेंट होगी? क्या ये थ्योरम लगाने से पहले हाँ मुझे सर, फ्रेम क्योंकि डिफाइन करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, क्योंकि हम डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि लॉजिकली सोचो, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क भी फ्रेम डिपेंडेंट है, एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फ्रेम डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेम डिपेंडेंट, फ्रेम शुड बी चोजन फर्स्ट, ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो थ्योरम को अगर लिखा जाए तो वो सिंपली लिखी जा सकती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये इतनी सी थ्योरम जो है ये कई जगह काम आने वाली है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के यानी कि के फाइनल माइनस के इनिशियल। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। अब एक चीज जिससे जो हिंट मुझे ऐसा लगता है कि ये ही एक हिंट होता है जिससे हमें समझ आता है कि क्वेश्चन में शायद वर्क एनर्जी थ्योरम यूज हो रही हो।
वो ये है कि whenever इनिशियल और फाइनल स्पीड, ध्यान देना, स्पीड इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। आपने क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखी होगी। जनरली क्वेश्चंस में लिखा रहता है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी या फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। कहीं स्पीड लिख देना अगर, तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आपको पता है? वेलोसिटी की एक डायरेक्शन Yes. होती है और स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और काइनेटिक एनर्जी में हम क्या लिखते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। तो वो सिर्फ क्या दे सकती है? मैग्नीट्यूड। तो इसी थ्योरम के अंदर स्पीड यूज होती है, इसीलिए ये एक हिंट होता है कि शायद क्वेश्चन चाह रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो। तो ये है हिंट जो है वो मेरे को लाइफ में बहुत हेल्प किया है। जब भी मैं किसी क्वेश्चन को देखता हूँ उसमें स्पीड पूछी गई होती है तो 99% ऑफ द टाइम उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम और मोमेंटम कंजर्वेशन, ये दो चीजें लग रही होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। क्लियर हुआ कि नहीं? कॉपी हो गया यहाँ तक? इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट Sir, कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब पिछली कोचिंग में मैं जहाँ पढ़ाता था वहाँ एक बच्चे ने मुझसे कहा था ये वॉल फोर्सेस क्या होते हैं? तो ये वॉल फोर्सेस नहीं लिखा है मैंने, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिखा है, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब दुनिया में कितने तरह के फोर्स हो सकते हैं? तो हम कहते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हो सकता है सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वो फॉर्म है जो जनरली बच्चे याद रखते हैं। तो कभी भी आप किसी सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको हर एक फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उसका वर्क डन लिखो, अगर नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है तो उसका भी वर्क डन लिखो, और इनके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है तो उसका भी वर्क डन लिखना होता है, जैसे कि स्यूडो फोर्स। अगर स्यूडो फोर्स जो कि एक रियल फोर्स नहीं है वो भी अगर लग रहा है आपके फ्रेम में जिसमें आप बैठ के ये थ्योरम लगा रहे हो, अगर वो भी लग रहा है तो उसका भी वर्क डन लिखना होता है। यानी जिस सिस्टम पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें उस पे दुनिया जहां के जितने तरह के फोर्स लग रहे हों उन सभी का वर्क डन जब आप कंबाइन करके लिखोगे तो वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? बोलो। सर वो ऑप्शन बोलो, कोई डाउट? नहीं सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? नहीं सर। ठीक है ना। अब यहीं पे हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि इफ ओनली कंजर्वेटिव and non-conservative forces act. तो 80% क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि भाई सिर्फ या तो फोर्स कंजर्वेटिव रहेंगे या नॉन कंजर्वेटिव रहेंगे, अदर फोर्सेस जनरली पिक्चर में नहीं आते। तो फिर आप क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई दिक्कत? एक चीज मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बाद, समझ आ रही है या नहीं? माइनस डेल्टा यू। मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। आंसर क्या था? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उठा के अगर यहाँ लिख देता हूं तो माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। So total इसी को energy आप क्या आएगी। लिख सकते हो? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस
इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, या ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टीई। टीई जहां क्या है, टोटल एनर्जी। तो यहीं से हमें एक और चीज भी पता लगती है, वो क्या है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ आई? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस is equal to change in total energy of the system। यानी कि अगर हमने किसी को सिस्टम माना है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसे बदलने की क्षमता सिर्फ किसके पास है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के पास। ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर। यानी अगर हमारे क्वेश्चंस में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना एक्ट करे, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही एक्ट करें, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भाई चेंज इन टोटल एनर्जी ये 0 रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे हैं तो वो तो टोटल एनर्जी को बदल नहीं सकते, तो टोटल एनर्जी का चेंज 0 रहेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। या मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये चीज कांस्टेंट रहेगी, और यहां से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कोई भी इनिशियल सिचुएशन हो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये इक्वल रहेगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को? तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मुझे क्या आप ये बता सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन मैं कब यूज कर सकता हूं? जब कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और वर्क एनर्जी थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हो? स्पीड पूछे तो हमेशा, उसकी कोई हमेशा कंडीशन नहीं है। कंजर्वेटिव लग रहे हो, नॉन कंजर्वेटिव लग रहे हो, अदर फोर्सेस लग रहे हो, कुछ भी हो, वर्क एनर्जी थ्योरम तो कैन ऑलवेज बी यूज्ड। दिस कैन ओनली बी यूज्ड if no non-conservative forces act on the system। सर अगर हमारे फ्रेम में फ्यूडो फोर्स लग रहा हो तो ये लग सकता है? बिल्कुल लग जाएगा, अगर वो कंजर्वेटिव स्यूडो फोर्स है तो। क्लियर हुआ? सर कंजर्वेटिव मतलब स्यूडो फोर्स फालतू कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोगों की। समस्या ये है ना, तुम लोग अपने आप खुद के इतने विचित्र से डाउट लाते हो और खुद कंफ्यूज होके बगल हो जाते हो। आप लगा सकते हो, ठीक है ना? हाँ लगा सकते हो, स्यूडो फोर्स होगा हमेशा लगा सकते हो। क्लियर हो गया डाउट? यस सर। चलो, तो एक बार फिर से जरा देखते हैं कि क्या सीखा हमने। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ ये कहती है कि अगर आपने किसी सिस्टम को चूज कर लिया है, उसके बाद वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल फोर्सेस से मेरा मतलब क्या है, जितने भी फोर्स हैं उन सभी ने जो भी वर्क किया होगा वो सभी मिलके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होते हैं। समझ आई बात? अगर सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं
तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वहां से हमें ये पता लगा कि भाई सिस्टम की टोटल एनर्जी बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में तो एक ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो है फ्रिक्शन। यानी क्वेश्चन में कभी भी अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो आप टोटल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इसे आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम आप यूज कर सकते हो, पर आप ये चीज नहीं कर सकते। बात समझ आई कि नहीं? तो जो मेंस में या उस समय जो AIEEE होता था उसमें क्वेश्चन बस ये आया था कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है गलत है? सही है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ट्रू। सही है गलत है? सही है। सही है। False, सही। one वर्क negative. डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। सही है गलत है? ट्रू। सही है। तीनों Total स्टेटमेंट क्या थे? ट्रू थे। तो इनकरेक्ट क्या था? डी ऑप्शन, नन। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। कोई दिक्कत? एप्लीकेशन पे चलें। Yes. हाँ अब देखो इसकी एप्लीकेशन, सिर्फ अब एप्लीकेशन ढेर सारी आएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक 5 kg का ब्लॉक है और मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूं जो कि है 100 न्यूटन। तो आपसे पूछा जाता है फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक। ये आपके लिए हिंट हो गया। व्हेन इट हैज कवर्ड a displacement of 100 meters। देखो, बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के आप क्या करते अगर यही क्वेश्चन आता तो? आप सबसे पहले क्या निकालते? एक्सेलरेशन और फिर निकालते कि नहीं? आप निकालते कि भाई ये हो गया मेथड 1। पहले आप निकालते एक्सेलरेशन जो कि हो गया फोर्स बाय मास, यानी कि 100/5 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। फिर आप ये निकाल देते कि हमें फाइनल स्पीड ही तो निकालनी है। इनिशियल 0 दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो क्या लगा देते? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। लगा सकते हैं कि नहीं? v² ये हो जाता 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन है 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर्स। तो v की वैल्यू यहां से जो मिलती वो मिलती √4000। ऐसे ही करते कि नहीं करते? तो हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम के बिना हो जाता। मेथड 2 मैं सीधे सीधे से लगा दूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बताओ इस पे कौन कौन वर्क करेगा? क्या ग्रेविटी कोई वर्क करेगी? नो नो। क्या नॉर्मल कोई वर्क करेगा? नो क्या फ्रिक्शन कोई वर्क करेगा? हाँ, फ्रिक्शन फ्रिक्शन है ही नहीं, सॉरी, फोर्स कोई वर्क करेगा? हाँ, हाँ। फोर्स कितना वर्क करेगा? 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट 100 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली पूछिए आपसे, तो हाफ इंटू मास इंटू v², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। अरे बात समझ आई कि नहीं? v आ गया आपके पास √4000 मीटर पर सेकेंड। एक और बात आपको बताता हूँ, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, इसलिए लेफ्ट वाला सॉल्यूशन भी बहुत छोटा दिख रहा है, राइट वाला भी बहुत छोटा दिख रहा है। आगे चल के ऐसे सवाल आएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम की खास बात यह है कि उसका आंसर एक ही लाइन में आता है हमेशा। अगर एक लाइन से ज्यादा तुमको लिखनी पड़ रही है यानी तुम कुछ गलत कर रहे हो। बाकी तो कैलकुलेशन होती है, पर मेन तो बस यही लिखना होता है ना सही, तो उसका आंसर एक लाइन में आ जाता है। क्या सबको समझ आया यूज? Yes, sir. चलो, अभी उतना नहीं भी आया होगा, और एक सवाल मैं आपको देता हूँ ताकि इसकी वैल्यू हमें थोड़ी बहुत पता चले। ठीक है, ये लीजिए हमारा अगला सवाल काइनेमेटिक्स का।
तो मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है जिसका मास मान लेते हैं 5 kg दिया हुआ है, और इसे मैं ऊपर प्रोजेक्ट कर देता हूं मान लो 50 मीटर पर सेकंड से। फिर चलो ऊपर तो बहुत सिंपल हो जाता है, वो तो काइनेमेटिक से भी आसानी से आ जाएगा। मान लो मैं इसे प्रोजेक्ट कर देता हूँ 50 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। तो बोला जाता है फाइंड स्पीड व्हेन बॉल रीचेस ग्राउंड। पहले मुझे आप ये बताओ कि आप कैसे करते बिना वर्क एनर्जी सर थ्योरम। काइनेमेटिक से कर देते, मास की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ देखने की जरूरत है। प्लीज सॉल्व मत करो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप क्या करते हैं। मैं मन में भी कर सकता था, एक्स की स्पीड निकाल लूंगा। एक्स की स्पीड कितनी है 40, वाई की स्पीड निकाल लूंगा कितनी है 30। एक्स की कभी बदलेगी क्या? एक्स की कभी आपको करना नहीं है, बात सुनो, मुझे बोलने दो, सिर्फ सुनो। एक्स की स्पीड कभी नहीं बदलेगी, हमेशा 40 रहेगी। वाई में इतना चलने के बाद कितनी स्पीड है वो मुझे निकालना है। तो मैं ये लिख दूंगा कि जब ये नीचे आके कोलाइड होगा उस समय एक स्पीड तो एक्स में होगी और एक स्पीड वाई में होगी, है या नहीं? तो वी एक्स तो सेम रहता है, तो वो रह जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। वी वाई के लिए क्या लगा सकते हैं? वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई, क्योंकि आपको वाई में नेट स्पीड चाहिए। तो वी वाई स्क्वायर हमें निकालना है, इज इक्वल टू, इसी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ मान लो, तो यू वाई स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई कितना है बेटा? वाई में एक्सिलरेशन -10 और वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है? -125, है या नहीं? यहाँ से वी वाई स्क्वायर आप लिखते ही कितना आ गया देखो जरा, 900 प्लस 500 तो वी वाई आपके पास आता अंडर रूट ऑफ कितना आ जाता? 10 0 आएगा ना, 100 आएगा, 2500 आएगा सर। कितना हो गया? 3400 है ना? 400। चलो अब आपको निकालना होता वी नेट, तो आप लिख देते अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर यानी कि 1600 प्लस 3400, ये हमें मिल गया कितना? अंडर रूट ऑफ 5000, है ना? कोई दिक्कत मेथड 1 के अंदर जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं? नहीं, ये है आपका मेथड 1। अब मेथड 2 देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लिखूंगा मैं? मुझे बताओ बॉल यहां से यहां जाएगी तो उसके ऊपर कौन कौन वर्क करेगा? ग्रेविटी और फोर्स जो एक्सटर्नल लगा है ग्रेविटी के अलावा एयर वेयर नहीं होती बेटा, कुछ नहीं बोला तो एयर नहीं मानते अपन। बोलो जल्दी, ग्रेविटी के अलावा और कुछ लग रहा है? नहीं। नहीं, ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटी का वर्क बता सकते हो क्या? mgs एम कितना है? h max जी कितना है? 10। एच मैक्स का कुछ नहीं होता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। डिफरेंस कितना है? 125। 120 दिखा है कि नहीं? कहा था ना इनिशियल और फाइनल बीच में कैसा भी रास्ता हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सिर्फ। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी गई है तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ एम, कितनी स्पीड दी थी? 50। किसी को कोई दिक्कत? अब कैलकुलेशन है, अरे समझ पा रहे हो क्या? बोलो क्या आ गया? 1250 इंटू 2 प्लस 2500, ये होना चाहिए वी स्क्वायर। वी आपको मिल गया अंडर रूट ऑफ 5000। कोई दिक्कत? यूज समझ आया? यस सर।
और देखो खास बात, 2 लाइन में आंसर आ गया। बिल्कुल यही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला इजी है सर। इसीलिए तो पढ़ाया जाता है चैप्टर यार, वरना कोई क्यों पढ़ाता। अगर मैं ये दे दूं कि ये 250 मीटर की हाइट है, एक बॉल है, क्वेश्चन में मास ना दे तो फिर तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेकार ना। ऑब्वियसली ऑब्वियस बातें मत किया करो बेटा। ठीक है, ये पत्थर दे दिया है मैंने आपको, और मैंने इसे इस तरह से फेंक दिया है 40 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है स्पीड एट विच इट हिट्स ग्राउंड। खास बात देखिए आपने, जो आपने पहले कभी नोटिस नहीं की होगी, इस हाइट से मैं किसी भी एंगल पे बॉल को फेंकूं तो नीचे जिस स्पीड से गिरेगी वो स्पीड सेम रहेगी। हाँ मैं हॉरिजॉन्टली फेंक दूं, मैं ऊपर फेंक दूं, मैं ऊपर एंगल पे फेंक दूं, मैं नीचे एंगल बना के फेंक दूं, पर बॉल जब जमीन पे आएगी तो उसकी स्पीड सेम रहेगी। बात समझ आई? एंगल का कोई यूज ही नहीं है। करके बताओ फटाफट। 600 20 का सर आंसर अंडर रूट 2130 21,000। और 10 रूट 66 आ रहा है। तो वर्क करेगी सिर्फ ग्रेविटी, तो वर्क 10 डन रूट बाय ग्रेविटी 116। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क एम जी पॉजिटिव होगा क्योंकि नीचे आ रही है बॉल 250 मीटर, इज रूट इक्वल टू 66। हाफ एम हाँ बी फाइनल का स्क्वायर हमें निकालना है माइनस इनिशियल का स्क्वायर 1600। समझ आया? हाँ यस सर 1066। तो v की वैल्यू क्या आ गई? सर 10 रूट 10 रूट 4960 6600। हाँ हाँ तो वही 10 रूट 66। कोई दिक्कत? नो सर प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आपने ऊपर जो दोनों मेथड करी हमको दोनों करनी थी। हाँ कॉमन सेंस नहीं है बेटा दोनों करना, ऑब्वियस नहीं है दोनों करना। तुम खुद बताओ, ऑब्वियसली अगर एग्जाम में आएगा तो आपको दोनों मेथड ही करने पड़ेंगे ना। सर ऐसा नहीं। No, हाँ नहीं क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे बताओ? करना पड़ेगा ना बेटा, दोनों ठीक है। मेथड करने पड़ेंगे। और अगर मैं नहीं तीसरा सिखा दूं तो वो भी करना, ठीक है ना। एक सवाल को 56 मेथड से करा जाता है, कभी एग्जाम देने जाओ ना तो ये चीज याद रखना, क्योंकि अपन को आंसर नहीं लाना है, अपन को कॉपी भरनी है। कैसी बातें करते हो तुम यार। चलो यहाँ एम मैं आपको दे रहा हूँ 10 kg, ठीक है। ये डिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूँ 50 मीटर। तो आपको बतानी है स्पीड ऑफ एम व्हेन it reaches foot of the incline। रूट 600 रूट 600 आ रहा है। सर रूट 600। हाँ वही आ रहा है। हाँ सर आ गया रूट 600।
एनर्जी कंजर्वेशन से किया ये वाला। देखो हाँ तो अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे पता लगेगा सवाल में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई जाए या एनर्जी कंजर्वेशन। तो एक चीज तो ये याद रखो कि वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर सवाल में लग जाएगी, हर सवाल में, उसके लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों को एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा पसंद आता है, ऐसा मैंने देखा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं बेटा? जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। हमारे सिलेबस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शन, क्या क्वेश्चन में कहीं फ्रिक्शन है? नहीं, यानी आप एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो। पहले मैं आपको बताऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो बोला गया है जब पत्थर यहाँ नीचे पहुंचेगा तब स्पीड कितनी होगी, वो मैं मान लेता हूँ v होगी। कौन वर्क कर रहा है? सिर्फ ग्रेविटी वर्क करेगी और कोई फोर्स वर्क नहीं कर पाएगा, ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क कितना आ जाएगा? तो m g, और ग्रेविटी को सिर्फ मतलब होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से, यानी 50 sin 37 यानी कि 30 मीटर हाइट से नीचे आया है। कोई दिक्कत? इज इक्वल No, टू sir. हाफ m फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियली स्पीड 0 थी। कोई दिक्कत? v यहां से आपको मिला No. अंडर रूट ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों मेथड सेम ही लग रही है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बच्चे यही चाहते हैं। कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए रेफरेंस लेना जरूरी है। मैं मान लेता हूं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, या इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 0। तुम देखो तो इक्वेशन सेम बनेगी, बन रही है कि नहीं? हाँ कि आप एक ही चीज कर रहे हो। वो कहने का तरीका है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो? वर्क एनर्जी थ्योरम ही यूज कर रहे हो। पर लोगों को एक लिखना या करना पसंद आता है के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज के फाइनल प्लस पी फाइनल। तो सिर्फ क्या याद रखना है कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। किसी को कोई कष्ट किसी भी मेथड में? नहीं सर। नो सर। चलिए थोड़ा सा बेटर सवाल। तो ऑब्वियसली आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि ब्लॉक राइट में जाएगा तो दोनों स्प्रिंग को पिचकाएगा, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग को पिचका रहा होगा उसकी खुद की स्पीड घट रही होगी। तो आपको यही बताना है मैक्सिमम कितना कंप्रेशन ला पाएगा वो स्प्रिंग में। अंडर रूट 40/3 अंडर रूट ऑफ 40/3 200 मीटर। अलग अलग आंसर आने लगे लोग से। सर अंडर रूट 40/3।
अंडर रूट 40/3 के 2 सपोर्टर हो चुके हैं। सर 40/√40/3। अंडर रूट 40/3 तीसरा जवाब। ओम जी, सर मेरा तो क्रिश वाला आ रहा था इसलिए वापस ट्राई कर रहा हूँ। क्या आ गया? वो क्रिश ने जो बोला ना 200 मीटर वही आ रहा था, पर अभी वापस ट्राई कर रहा हूँ शायद गलत। क्रिश पे विश्वास नहीं है तुमको? √40/3। ओके, हाँ सर वही है। तो बताइए मुझे कि पहली बात तो दोनों स्प्रिंग हटा के ये 300 वाली लगा दूं? हाँ हाँ पैरेलल में है ना? हाँ पैरेलल में तो प्लस का है। अब ये बताओ कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया होगा उस समय ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी? 0। 0। अगर ब्लॉक की स्पीड 0 नहीं होती तो और अंदर जाता तो कंप्रेशन और बढ़ता ना। हाँ हाँ तो मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया यानी कि ब्लॉक रुक गया होगा। क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? हाँ हाँ क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं? हाँ हाँ, दोनों लगा। दोनों लगा बिल्कुल सकते लगा हैं। सकते हैं, पर क्या दोनों लगाएंगे क्या? नहीं पागल नहीं, ही एक होगा जो ही लगाएगा लगाएगा। ना, एक लगाना। अब देखो मैं दोनों से करके बता रहा हूँ, मैं कोई डाउट नहीं चाहता आपके दिमाग में। पहला वर्क एनर्जी थ्योरम, मुझे बताओ पूरे सफर के दौरान इनिशियली ये यहाँ चल रहा है और फाइनली ये जाके रुक जाता है, किसने वर्क किया है? स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और किसी ने किया है क्या? इज नहीं। इक्वल टू के फाइनल नहीं माइनस के इनिशियल। कोई दिक्कत? हाँ ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन है, तो बताओ जब स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ होगा तो स्प्रिंग ने वर्क पॉजिटिव किया होगा नेगेटिव किया होगा? नेगेटिव बहुत करा होगा। सिखाया था, बहुत अच्छे से सिखाया था। हाँ मीन जैसे ही पोजीशन से स्प्रिंग दूर है पिछकेगी मतलब। वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। 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 कितना होगा? -12 प्लस हाफ के स्क्वायर। के, और मान लो x से पिचक गया तो x² होगा कि नहीं? हाँ फिजिकल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की क्या हो रही है? 0। 0। 0 रुक जा रहा है, जीरो। माइनस इनिशियल हाफ mv²। कोई कष्ट किसी को? नो सर। नो सर। b की वैल्यू, x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से? अंडर रूट ऑफ, ये कितना बचा? ये बचा 200 भाई, ये बचा हमारे पास कितना? क्या 2000 इसको 4000 बचा है। यही आ रहा है? हाँ हाँ समवॉट ये आ रहा था सर एनर्जी समवॉट कंजर्वेशन से। यही आना चाहिए, ठीक है ना? अगला कोई हाँ सर, एनर्जी ओके। कंजर्वेशन यूज करना चाहता वो लिखता के इनिशियल प्लस पी इनिशियल, ये होना चाहिए के फाइनल प्लस पी फाइनल। याद रखना टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है, पार्टिकल की नहीं। तो यहाँ स्प्रिंग और पार्टिकल दोनों सिस्टम में काउंट किए गए हैं। इनिशियली ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है तो ½ mv²। ये ग्राउंड पर ही है पार्टिकल, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी तो 0 हो गई ग्रेविटेशनल। क्या स्प्रिंग में इनिशियली हाँ कोई एनर्जी भरी हुई है? नहीं, वो नेचुरल लेंथ में, तो हाँ। उसकी भी 0 हो गई। फाइनली ब्लॉक रेस्ट पे आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। फाइनली स्प्रिंग में एनर्जी आके स्टोर हो गई है, और स्प्रिंग की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ½ kx²। अरे बात समझ आई कि नहीं? हाँ x सर आ सही गई। मिलेगा अंडर रूट ऑफ 200/15। सर इसमें सिर्फ ब्लॉक का ले लिया था। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसके लिए तो फिर एक्सटर्नल फोर्स आ गया ना, वो स्प्रिंग फोर्स। हाँ वो मिस्टेक पता चल सर गई थी बाद में। बहुत खराब मिस्टेक। के और 2k को 1/1 में ले लिया पैरेलल समझ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। हाँ सर। चलिए,
तो ये एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसकी हाइट जो है हमें दे दी गई है 10 मीटर। तो द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट find its speed at B and maximum compression in spring. फ्रिक्शन नहीं है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, तो एक चुन लो और उसी से सॉल्व करो। सर आगे आंसर बोलो। नहीं बेटा बोलो मत। हाँ सर, दोनों हो गए। सर एक लाइन में हो रही है। हो गया सभी लोगों का? बोलिए क्या आया? सर वी आया अंडर रूट ऑफ 200 और एक्स आया 2 मीटर। सही है। यस सर, सबका एक्स मीटर और वी यस सर। Yes, मीटर। sir. हाँ Same. सर। पहले बी 10 पे to स्पीड 2 चाहिए, तो मान सकते हैं कि बी पे स्पीड होगी कुछ v। तो एनर्जी कंजर्वेशन कर देता हूँ, के ए प्लस पी ए इज इक्वल टू के बी प्लस पी बी। काइनेटिक एनर्जी ए पे 0 है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच 200 है। काइनेटिक एनर्जी बी पे हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बी पे 0। समझ आया कि नहीं? बी आ गया अंडर रूट ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? वर्क एनर्जी थ्योरम से भी यही आता। मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए क्या करूंगा? एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ ए पॉइंट और सी पॉइंट पे। मान लो यहाँ आके वो रुक जाता है सी पॉइंट पर, तो के ए प्लस पी ए इज इक्वल टू के सी प्लस पी सी। बात समझ आ रही है? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में आप लगा सकते हो, बीच वाले को भूल जाओ आप। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? 0। पोटेंशियल एनर्जी mgh, स्प्रिंग में इनिशियली एनर्जी 0। फाइनली ब्लॉक आके यहाँ पे रुक गया तो उसकी एनर्जी 0। हाफ एक्स स्क्वायर। फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनली स्प्रिंग के अंदर भरी हुई एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। बात समझ आई? एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ से? बोलो। 2 मीटर। किसी को ये नहीं पसंद आता तो वो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकता था। कैसे लगाता वर्क एनर्जी थ्योरम? ये आखिरी सवाल है जिसमें मैं सब करके दिखा रहा हूँ। वो लिख देता वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस कौन और वर्क करेगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ ए और सी के बीच में ग्रेविटी ने वर्क कितना किया होगा? पत्थर नीचे आया है तो एम जी एच। स्प्रिंग पिचकी है अपनी नेचुरल लेंथ से x, तो उसने वर्क कैसा किया होगा? नेगेटिव। तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अरे समझ आया कि नहीं? हाँ सर। वर्क एनर्जी थ्योरम समझ आई कि नहीं? ये एनर्जी कंजर्वेशन तो कर लेते हैं बहुत लोग। ये मैंने जो वर्क एनर्जी थ्योरम लिखी है वो समझ आया? हाँ सर, अपने ग्रेविटेशन मैं और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखता हूँ और वहां पे बीच में जितने भी लोगों ने वर्क किया है वो सब काउंट कर लेता हूँ। कोई कष्ट? नहीं सर। नो सर।
सर लेकिन फिर वर्क एनर्जी थ्योरम में 2 पार्ट्स करने पड़ते हैं ना स्पीड एट बी फाइंड करने के लिए। क्या भाई? जो उसमें हमने ए डेल्टा और के बी लिए, के बीच में कंजर्व कर देते बस। हाँ ए और बी के बीच में तो 2 उसमें पार्ट्स ए सिर्फ और बी। ग्रेविटी वर्क करती, उसमें स्प्रिंग थोड़ी वर्क करती। हाँ 2 पार्ट क्या होता है, सीधे हो जाता। अरे क्लियर है क्या भाई? हाँ सर क्लियर है, यस समझ सर। गए। आइए अगले सवाल की ओर चलें। क्वेश्चन समझ आया? हाँ तो स्प्रिंग पिचका के रखी थी इस पत्थर से, अचानक से पत्थर को छोड़ दिया, पत्थर आगे भागेगा, स्प्रिंग से कांटेक्ट छोड़ेगा, ग्राउंड आगे का रफ है उस पर मूव करेगा, कहीं जाके रुकेगा, उस पॉइंट की डिस्टेंस ए से कितनी है ये बताना है। सर के की वैल्यू क्या होगी? के दे देता हूँ मैं 100, वही लेना है के। मीटर। सिक्सटी 4 मीटर आएगा। 4 मीटर। हाँ। सर 125 मीटर। हाँ सर मेरा भी 125 है। ओके सर 64 मीटर। 64 मीटर। सॉरी 32 मीटर। 32 मीटर। किसी को डर लग रहा है क्या? बेकार लग रहा हो, किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो बोल देना, यही टाइम है। बोलो। नहीं सर आ रहा है। क्या लगाएं?
क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं भाइयों? हाँ नहीं लगा सकते सर, नहीं फ्रिक्शन इसमें नहीं लगा सकते। फ्रिक्शन आ गया है, नहीं लगा। फ्रिक्शन आ गया तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग सकती। मैं वर्क मान एनर्जी लेता हूँ ब्लॉक यहाँ जाके रुक गया और ये डिस्टेंस है, मान लेता हूँ कुछ x, तो मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन कौन वर्क करेगा? यस, ब्लॉक को छोड़ोगे, स्प्रिंग खुलना शुरू होगी तो वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्या ग्रेविटी कोई वर्क कर रही है? नहीं नो, ए से आगे जाएगा और कोई वर्क करेगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हुई वर्क एनर्जी थ्योरम। स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इनिशियली नेगेटिव। कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग पहले से पिचकी हुई थी, अब खुल रही है तो वो अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ जा रही है या नहीं जा रही? हाँ तो हाँ वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो आप लिखोगे हाफ के इक्वलेंट तो हो गया 2k, तो 200 इंटू कितना खुल पाएगी स्प्रिंग? भाई जितना पिचकी हुई थी उतना ही तो ओपन हो सकती है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वो जैसे ही नेगेटिव। पत्थर इधर पहुंचेगा फ्रिक्शन लगेगा पीछे, पत्थर जाएगा आगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अरे समझ आया? फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी, तो माइनस म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स। ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भाइयों 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली भी रेस्ट से छोड़ा था, 0। बात समझ आई? हाँ यहाँ से आपको मिला 1600, ये होना चाहिए म्यू यानी कि 0.5, एम जी यानी कि 50 इंटू एक्स। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 3200 अपॉन 50। अरे बोलो, हाँ 64। हाँ यही आया सर। 64 मीटर हमारा आंसर है। कोई डाउट किसी को? नो सर। बोलिए, क्लियर है? ये सब चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये हलवा है एकदम। हाँ सर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही देखेंगे ना हम सर। हाँ वही। ठीक है, हाँ यहाँ आपसे पूछा गया है द स्प्रिंग was initially compressed by 10 meters. Find maximum height from ground to which block will rise. एक्सटेंडेड होगा ना शायद स्प्रिंग। The other incline। क्या हो गया भाई? कोई डाउट किसी को? समझ आ गया। एक लाइन में आंसर, एक लाइन से ज्यादा लिखी मतलब कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से रिलीज किया है, ये हाइट है मान लो 20 मीटर। हाँ सर, वही पूछ रहा था, उसको डायरेक्ट मारना है तो। कुछ नहीं पूछा आपने, तो मैंने बताया है, वही हाँ सोच सर, रहे मेरा होगे तुम, कुछ नहीं रहे थे, सोच रहा था। सोच रहे थे।
सर बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है। हाँ सर 0.2 है इसलिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा हो। सर 118.6 मीटर। यस सर 0.8 मीटर आ रहा है मेरा वर्मन। चलो करूँ मैं या ट्राई कर रहे हो? 1 मिनट मिस्टेक एक पता मिनट चल गई वहाँ पे। सर अलग आंसर आ रहा है, बोलूं? 6089.5 upon 50। ओके 5089.5 upon 50। ये सर सॉरी 0.8। हंड्रेड एंड 1.7। ये 110। चलो अब मैं करता हूँ। फाइनली जहां भी वो जाएगा वहां जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? रुक जाओ। तो मान लेता हूँ h हाइट पे जाके रुक जाता है। तो पहली चीज तो ये सोचना जरूरी है कि बताओ h 20 से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा शायद। तो नहीं। इसका आंसर है कि हमें नहीं पता। मैं तो हाँ। आपकी तरह बन जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ मुझे नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, अज्यूम h बड़ा है 20 मीटर से। समझ आई बात? मैंने मान लिया कि h बड़ा है 20 मीटर से। हमेशा मान लो, जो चीज नहीं पता उसे मानते ही हैं, और क्या कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल तक जाने में किस किस ने वर्क किया होगा? MGH ने मतलब MGH नहीं होता वर्क, स्प्रिंग ने वर्क किया होगा। हाँ। इनिशियली कंप्रेस थी तो वो खुलेगी तो वर्क करेगी। समझ आई बात? हाँ। तो स्प्रिंग ने वर्क किया प्लस, और किसने किया होगा? ग्रेविटी ने किया होगा, नीचे आएगा तो हाँ। प्लस, और किसने किया होगा? फ्रिक्शन ने किया होगा। और कुछ है क्या? नहीं। इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो भाई, स्प्रिंग ओपन हो रही है तो वर्क पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स का स्क्वायर। और कुछ नहीं। ग्रेविटी का वर्क, बीच में कुछ भी हुआ हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है। इनिशियली पत्थर की हाइट कितनी थी? 20 मीटर। फाइनली पत्थर की हाइट कितनी है? h बड़ा माना है 20 मीटर से, तो पत्थर इफेक्टिवली ऊपर गया कि नीचे आया? ऊपर गया मतलब ऊपर गया। अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा माइनस MGH। अरे समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ। वर्क नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं लिखूंगा माइनस mg, और कितना ऊपर गया उसका मैग्नीट्यूड, तो h बड़ा है क्योंकि, तो h माइनस 20। कोई दिक्कत? ये बीच में कुछ भी बनाया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
इसको मैं मिटा के और ये भी बना दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ कोई दिक्कत किसी को? प्लस नहीं। अब बात आती है वर्क डन बाय फ्रिक्शन की। एक फ्रिक्शन इस समय लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन इस समय दोनों लगा में होगा। एनर्जी है। लेफ्ट वाला फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, तो माइनस म्यू एम जी इंटू कितनी देरी के लिए लगा? 2 मीटर। 2 मीटर। और दूसरे वाले फ्रिक्शन के लिए माइनस म्यू एम जी, वो कितनी दूरी के लिए लगा? 1 मीटर। 1 मीटर। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। 0। कोई दिक्कत किसी को? नहीं यहाँ से मिला 5000 माइनस 50H प्लस 100 माइनस 50 माइनस कितना हो गया? 20.2। 20.2 20 होगा। यहाँ से H की वैल्यू क्या मिली हमें? 5000 5100 माइनस 70, 5030। सर 5100। फिर वहाँ पे 1000 होगा ना, हाँ, 50 हाँ। into 20 हाँ 1000 सर होता है। 1 अच्छा ये 50 है, एक सेकेंड। 6000 1000 और यहाँ भी 550H है, ठीक है। तो 6 हाँ हाँ। सर 6000 माइनस 70 तो प्लस अपॉन 1000 50। करेंगे तो कितना बचा? 6000 में से 5930। हाँ सर यही आ रहा था। 5930। हाँ अपॉन 50 यस सर, और 500 कटे राइट। आया था ये, आया था, यही किया था नहीं सबने। सर, सर सेम करा सर था, बस 11 20 की बोला जगह करो, 0.2 सच कर दिया था बोला गलती। करो, सच बोलोगे तो भला होगा। सर नहीं कर आंसर पाए? यही आया मेरा। आंसर क्या सर यही किया? आंसर नहीं आया, हाँ सर यही आया, 0.2 बस कर मैंने दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया था। नहीं, तुमने किया यही था, स्टेप सेम थे। हाँ वो हाँ सर स्टेप सेम थे, सिर्फ 20 को 0.2 लिख दिया उसके घर से गलती। तो गलत है ना, तुम्हारा तो आया ही नहीं आंसर, फिर तुम क्या बता रहे हो? जिनका आया है उनसे कह रहे हैं, ठीक है। चलो और सवाल किए जाएं, हाँ सर देखते हैं कितने लोग कर पाते। कैलकुलेटिव था बहुत। कैलकुलेटिव था, सब चाहिए इनको। चलिए, के है 100 न्यूटन पर मीटर, ये है भैया 10 kg। द स्प्रिंग is initially unstretched. Non-deformed. As the block is released, find distance of equilibrium position below initial, और दूसरा maximum compression in spring, तीसरा speed of block at equilibrium position. सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी मतलब इंट्रोड्यूस होगा ना? सॉल्व करो, कोई नहीं बताने आएगा एग्जाम में, जो समझ आ रहा है अपने हिसाब से करो। सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही बाद में। सर इनिशियल हाइट गिवन है या नहीं? क्या सिर्फ पूछ रहा, इनिशियल हाइट गिवन है या नहीं? यही हुआ होगा, वैसे उसकी जरूरत नहीं है तो रहने ही दो।
नहीं गिवन है इनिशियल हाइट। ओके सर एक डाउट है। चलो भाई। सर इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो स्पीड तो जीरो ही होगी ना। हाँ, कोई करेक्ट करना चाहेगा नैनिश को? इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पे है, जरूरी थोड़ी है। चलो। हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम मतलब वेलोसिटी। नेट फोर्स 0 है। हाँ नेट फोर्स जीरो, रेस्ट जय पे है। नैनिश जी। हाँ समझ आ गया सर। सर इसके आंसर्स इंटीजर टाइप आंसर्स आएंगे कि एच और उसके वैल्यू में आएंगे? नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या इसमें? हाँ हाँ करूं मैं? हाँ सर क्योंकि समझ में समझ नहीं आ रहा। अरे सर अरे नहीं अरे, समझ आ रहा। अरे तो हाँ सर। बड़े दुख की बात है। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल पाए कि वो भी नहीं निकाल पाए? वो भी नहीं निकाल पाए यानी एनएलएम भी नहीं समझ आया है। ये देखो, मान लेते हैं ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीटर होगा ना। सर इक्विलिब्रियम 2 मीटर आया था मेरा। ठीक है, सर मेरा इक्विलिब्रियम भी पे 2 आया। ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? फोर्स नीचे लग रहा है mg, ऊपर लगेगा मान लो ये डिस्टेंस है x नॉट, तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी k x नॉट, और इक्विलिब्रियम यानी कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो k x नॉट इज इक्वल टू mg, या हमें x नॉट की वैल्यू मिल गई mg बाई k। mg हमें बताया 100 बाई k है हमारा, कितना दिया था? 100 ही 100 ही था। 100। छोटा 1 तो मीटर यहाँ है। से मिल गया 1 मीटर, यानी इनिशियल पोजीशन से 1 मीटर नीचे है इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई कष्ट किसी को? ये तो एनएलएम का था नहीं। क्वेश्चन, ये भी नहीं हो पाया तो बड़े दुख की बात है।
अगली चीज में पूछा गया था मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब इसके लिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन कुछ भी यूज कर सकता हूं। मान लेते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन के समय ये सिचुएशन है, तो ये जो है आपका, ये है मैक्सिमम कंप्रेशन, है या नहीं? बोलिए। तो अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं तो क्या लिखेंगे हम? हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू वर्क mgx। एनर्जी पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। कौन कौन वर्क करेगा मुझे बताओ। ये इनिशियल ग्रेविटी और पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई। आप लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये होना चाहिए के फाइनल माइनस के इनिशियल। कोई कष्ट किसी को? नहीं पत्थर सर, नीचे आ रहा है, ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। क्या लिखूंगा मैं? एम जी एक्स मैक्स। सही है कि नहीं? स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर जा रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव स्प्रिंग का वर्क, तो मैं लिखूंगा सर माइनस हाफ के, कितना दिया गया है 100 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। अच्छा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी ब्लॉक की? 0। 0 0। फाइनली यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा तो क्या होगी? 0। कोई दिक्कत? यहाँ से एक्स मैक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 2 मीटर। मीटर। कोई तो दिक्कत? यही आया। सर वो स्क्वायर लगाना भूल रहा था इसलिए इसमें 0 आ रहा था। अगला एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे कर सर। सकते हैं? तो के इनिशियल प्लस पी इनिशियल 2 मिनट इज इक्वल टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानना जरूरी है, पर ग्राउंड से हमें हाइट नहीं पता, तो यहीं पे क्यों ना मैं मान लूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है? 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मान ली। स्प्रिंग में एनर्जी 0। अरे बात समझ आ रही है? हाँ। हाँ तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? 0। फाइनली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। समझ पा रहे हो? अरे बोलो। हाँ सर, समझ आ गया। फाइनली तो स्पीड ऑफ 0 हो जाएगी ना। अरे स्पीड 0 है फाइनल, क्या समझ गए? समझ भी गए? 20 फाइनली तो 0 है स्पीड। नहीं समझ आ रहा? नहीं सर। क्या नहीं समझ आ रहा? फाइनली 0 होगी। अच्छा हाँ, रेस्ट पर आ जाएगी ना इक्विलिब्रियम में है ना, तो रेस्ट पर है तो अरे नहीं, इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर। बाप रे बाप, तुम लोग सोच रहे हो अभी मैंने इक्विलिब्रियम वाले का आंसर निकाला है। मैक्सिमम करके फिर रुक जाएगी। अरे भाई मैं तो इसका आंसर बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट का आंसर है दोनों मेथड। कंप्रेस हो जाएगी तब तो रेस्ट पे ही आएगी ना। जब मैक्सिमम कंप्रेस है तब काइनेटिक एनर्जी 0। उस समय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 माना है, नीचे गए हैं, माइनस एम नेगेटिव। जी एक्स मैक्स, और स्प्रिंग में एनर्जी भर गई है तो प्लस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। सॉल्व करोगे सेम आ जाएगा। अरे समझ आया? थर्ड पार्ट के लिए क्या कर सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन कुछ भी कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ के इनिशियल प्लस पी इनिशियल, होना चाहिए के फाइनल प्लस पी फाइनल। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी बोलो 0। 0 इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0। स्प्रिंग में भी एनर्जी 0। फाइनली कितना नीचे आया था? 1 मीटर। अरे समझ आ रहा है? हाँ सर, और हाफ एम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एच, और स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई होगी हाफ के एक्स का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अरे समझ आया? हाँ सर। कितने लोगों को समझ आया है ये? किसी को डाउट है क्या Yes, इसके अंदर? अरे किसी को कोई डाउट? इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी 1 मीटर नीचे जाने पे कितनी स्पीड होगी, यही तो बताना था।
तो इनिशियली काइनेटिक 0, पोटेंशियल 0, फाइनली काइनेटिक मान ली हाफ m v स्पीड होगी। पोटेंशियल लिखने के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ गई। हाँ सर, आपने शुरू में ही 0 मान लिया ना इनिशियल को, इसलिए समझ गए। ये मानने ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास ना। हाँ सर, इसलिए अरे मैं कितना आ जाएगा v हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 10। 10। √10। कोई डाउट किसी को? क्या हुआ, दुखी हो गए? मुश्किल लगा क्या सवाल? नहीं सर, वो h नहीं दिया एक तो खास इसलिए। बात जो जीवन में आपको आगे याद रखनी है, कभी ना कभी काम आ जाएगी, वो ये है कि ये सब करने की कभी जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन की डिस्टेंस आती है, मैक्सिमम कंप्रेशन उसका डबल ही होता है। समझ आया? इसको एज अ ओके। स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो, मतलब ये एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो कि जो भी ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जाने के लिए मूव करता है, उसी पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होती है, और फिर उतना ही और मूव करता है तब जाके रुक पाता है। तो डबल डिस्टेंस मूव करता है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? यस कोई कष्ट? थोड़ा अलग था क्वेश्चन, डरने की क्या बात है उसमें, है ना? चलो अगला करोगे। हाँ सर। यस। ये लो, ये एक स्फीयर टाइप है जो कि फिक्स है। एक ब्लॉक है m मास का, जिसको यहाँ फिक्स कर दिया है। आपको बतानी है स्पीड ऑफ ब्लॉक at theta is equal to 30 degree with vertical। लिखा गया है ब्लॉक was gently pushed from the topmost point। यानी हाईएस्ट पॉइंट से हल्का सा धक्का दे दिया गया। तो नीचे जब गिर रहा होगा तो इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? रेडियस रेडियस r ले लो भाई। क्या एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है? यस हाँ। सर, वही लगा है। और वर्क r एनर्जी cos 30। थ्योरम भी लग सकता है। सर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा भी कुछ होता है? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होता है, क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है। ओके। नहीं, सर वैल्यू आ गया, टर्म्स में आएगा। बोलो आंसर क्या आ रहा है? r cos r into 1/2 upon 10। r cos r into 1/2 नहीं, upon cos तो किससे करूं, वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन? बताओ। एनर्जी या कंजर्वेशन। क्या कर रहा है? दोनों
दोनों से कर देता हूँ। आज मैंने कर दिया है दोनों से। कल जो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सब मैं एक ही मेथड से करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मान लो कुछ नीचे आ गया है, ये दिख रहा है कि नहीं, ये डिस्टेंस नीचे आ गया, मान लो h। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क कौन कौन करेगा? सिर्फ ग्रेविटी, और कोई तो कर ही नहीं सकता, नॉर्मल थोड़ी करेगा। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। नीचे आया है ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा तो mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियली थी 0। तो v की वैल्यू क्या मिल गई? अरे बोलो, √2gh मिली कि नहीं? जहां h क्या होगा, क्या मैं h को लिख सकता हूँ r माइनस r cos 30 डिग्री? यस सर। हाँ r 1 माइनस √3/2। तो यहाँ से v की वैल्यू हमें मिल गई √of gr 2 माइनस √3। कोई दिक्कत? अरे बोलो। एनर्जी कंजर्वेशन, के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। बताओ जीरो कहाँ माने पोटेंशियल एनर्जी? आपकी मर्जी है, या तो इस लेवल पे जीरो मान सकते हो या इस लेवल पे जीरो मान सकते हो, कहीं भी जीरो मान सकते हैं। बोलो ऊपर नीचे। सर नीचे मारेंगे ताकि पॉजिटिव आए ना, तो नीचे जीरो पुट कर दिया तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv v स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। देखो वही एक्सप्रेशन बना के नहीं? हाँ सर। तो v आ गया यहाँ से भी √2gh यानी कि gr 2 माइनस √3। क्लियर है? सर r cos 30 माइनस r नहीं होना चाहिए? क्या हो गया भाई? सिर्फ पूछ रहा हूँ, शायद से जो h है वो r cos 30 माइनस r नहीं होना चाहिए। चमत्कार यहाँ पे देखिए भाइयों और बहनों, कृपया ध्यान दें। ओम जी ने अपना चमत्कार यहाँ भी दिखा दिया है। उनके हिसाब से h जो होगा वो होगा r cos 30, जो कि ये डिस्टेंस है, माइनस ये r तो सर पूरा है ना r ये cos। डिस्टेंस है ना? यही कह रहे हो क्या भाई? नहीं सर, मैंने r उसको cos पूरा 30 तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही देखते हैं ना। इसे कहते हैं टैलेंट, जाते जाते झलक दिखा दी उन्होंने। ठीक है, ये 30 डिग्री है भाई। अरे अरे मत किया करो, मान लिया करो। मूर्खता वाली बातें करोगे फिर सुनना भी नहीं चाहोगे कुछ, ऐसा थोड़ी चलेगा। अगर मूर्खता की है तो गर्व से सुनो भी फिर। ये डिस्टेंस चाहिए था, गया, और ये टोटल डिस्टेंस आर है। ठीक है ना? अब शायद समझ आ रहा होगा। हाँ सर अब आ गया सर। चलो तो आज यहीं पे एंड करेंगे। अगली क्लास में आने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को देख के आए। मैं होमवर्क भी लिख दूंगा जो कि हम थर्सडे को या अगले मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, होमवर्क लिख के आपके ग्रुप में भेज दूंगा। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो वो अगली क्लास शुरू होने से पहले पूछ ले। ठीक है, सर इस पे डीपीपी मिलेगी? मिल जाएगी भाई। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाय एवरीवन।